चलो अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग अकाउंटिंग के देखो yesterday I just discussed about what is financial statement and what is the need of financial statements as well as what is the need of accounting, right? So today before going ahead with the practical sums, let us discuss few theoretical base of accounting because without doing all this thing or without having a clear knowledge of accounting we cannot go ahead with it, right? So let us start with it. Accounting, so yesterday I discussed, कल ही मैंने बताया आप लोग को कि accounting is the language of business, right? अकाउंटिंग क्या है, जैसे हर एक चीज का हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना लैंग्वेज है, वैसे ही बिजनेस का जब हम बिजनेस करते हैं बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका अपना जो लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। क्योंकि बिजनेस जो चल रहा है बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उस ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, दैट लैंग्वेज इज डिफाइंड बाय अकाउंटिंग। फाइन। Learning accounting is similar to learning a new language. Some words and terms we use in our everyday life are used in accounting too, but convey a different sense. जैसे बहुत टाइम में आप देखोगे कि साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए या इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म होते हैं जो उनके फील्ड से एसोसिएटेड होते हैं और उसका कुछ अलग मीनिंग होता है जो हमें नहीं पता होता। सेम वे अकाउंटिंग में भी जो हम अकाउंटिंग में देखते हैं या सुनते हैं कुछ जनरल वर्ड्स आएंगे बट हमें लगेगा ये नॉर्मल है बट इसका डिफरेंट मीनिंग्स होगा एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न अकाउंटिंग। नाउ अकाउंटिंग का जो ये एंटायर स्टेप्स है इसमें हमें कुछ चीजें जाननी है। क्रिएशन, क्रिएशन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। अकाउंटिंग जब करने जाएंगे ना उसको सारे रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने में देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। कल ही मैंने आप लोगों को बताया कि अकाउंटिंग का एक साइकिल होता है। जब एक बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है, जब कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है। अकाउंटिंग का जनरल एज अ रूल क्या है, फर्स्ट रिकॉर्ड देन पे, ये सबसे पहला एक रूल है कि रिकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंट लोग नहीं तो अकाउंटेंट के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज वाई द फर्स्ट प्रायोरिटी इज रिकॉर्डिंग। पर रिकॉर्डिंग करते वक्त वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड करना है। कल मैंने आप लोग को बताया ओनली ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मनी, ट्रांजैक्शन मतलब ही है जिसमें पैसे का लेन देन है, उसको रिकॉर्ड करना है। व्हेन इट इज टू बी रिकॉर्डेड, कब रिकॉर्ड करना है वो हमको देखना है, रिकॉर्ड कब करना है। आज की डेट में हुआ तो आज रिकॉर्ड करना है। सपोज आपने एक सेल्स का ऑर्डर लिया, मुझे एक सेल्स का ऑर्डर मिला है, ठीक है। अभी सेल्स का जब हमें ऑर्डर मिला है यहाँ पे पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। अगर कोई बुकिंग अमाउंट है देन इट इज फाइन, इफ देयर इज नो सच बुकिंग अमाउंट तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक ऑर्डर मिला है, उसको हम कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पैसे का कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ ऑर्डर है। अगर ऑर्डर में एडवांस कुछ पैसे आएंगे तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में। समझ आया? अब आया व्हाट व्हेन इट इज टू बी रिकॉर्डेड, हाउ इट इज टू बी रिकॉर्डेड। अब हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग का तो एक नियम है। इन अकाउंटिंग वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम एक अकाउंटिंग का सिस्टम है जो हम लोग फॉलो करते हैं। दे आर 2 सिस्टम, रादर दैट मतलब 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, हिसाब रखते हैं। अकाउंटिंग मतलब क्या, सीधी सी बात है, व्हाट यू आर अकाउंटेड फॉर। आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। मैंने अगर तुमको 5,000 रुपए दिए तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है ना तुम्हारी कि तुम उसको कहाँ खर्च कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वही होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब व्हाट यू आर अकाउंटेड फॉर और व्हाट यू आर अकाउंटेबल फॉर। इसमें 2 तरह की अकाउंटिंग होती है, एक होती है कैश बेसिस एंड एक होती है एक्रुअल एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अभी कैश बेसिस में क्या होता है, सिर्फ हम लोग कैश का लेन देन, ओनली कैश, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कैश आइदर इन हुआ है एंड कैश आउट हुआ है, दिस इज इन एक्चुअल्स। मेरे इस साल में, इस पीरियड में, इस क्वार्टर में कुछ भी हो, कितना रुपया आया और कितना रुपया गया, उसको बोलते हैं हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें नॉर्मली हम लोग इसको यहाँ पर जो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होती है वो हम लोग सिंगल एंट्री में फॉलो करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। बट सिंगल एंट्री मतलब हम लोग सिर्फ एक एस्पेक्ट, सिंगल एंट्री का मतलब हो गया वन एस्पेक्ट इज ओनली रिकॉर्डेड। कोई एक एस्पेक्ट अकाउंटिंग के हम रिकॉर्ड करें। जैसे तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा,
तो वो क्या, मैंने सिर्फ लिखा श्रेया फीस इतना रुपया, कौस्तवी इतना रुपया। अब मैं उसका पूरा हिसाब नहीं बना रही हूँ, जैसे जर्नल का, लेजर का, अलग अलग जो अकाउंट बनाते हैं वो नहीं बना रहे हैं। तो सिंगल एंट्री हुआ जब हम सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, वो हम दिखाएंगे कैसे होता है। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, एक्रूअल बेसिस में वी कंसिडर द पीरियड, हम एक पीरियड को कंसिडर करते हैं। अब उस पीरियड में जो एक्चुअल्स है प्लस एक्रूड। अब एक्रूड का मतलब क्या है कि जो मुझे या तो देना है या तो मिलना है, दोनों ही हो सकता है ना, या तो पेएबल या तो रिसीवेबल। पेएबल हो सकता है और रिसीवेबल दोनों ही हो सकता है। हमको सबकी एंट्री करनी होगी। मतलब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होगा, मेरे लिए वो पीरियड इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं ले रही हूँ मैं एक महीने का, फॉर 1 मंथ, मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले रही हूँ, फॉर 1 मंथ आई एम कैलकुलेटिंग ऑल द इनकम्स। तो इसमें इनकम्स ना, कुछ फीस आई रिसीव्ड, कुछ मेरे पास आ गई है और कुछ मेरे पास आने वाली है, फी रिसीवेबल। तो मैं दोनों को ऐड करके अपने इनकम में दिखाऊंगी, फी रिसीव्ड प्लस टू बी रिसीवेबल। फी रिसीवेबल जो मुझे आने वाली है, जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, मिलने वाला है, वो भी हम ऐड करेंगे क्योंकि मिलने वाला है ना इस पीरियड के लिए। तो मेरा एक्चुअल फिगर तब दिखाएगा। वैसे ही एक्सपेंडिचर में भी होगा, एक्सपेंसेस को अगर मैं लेती हूँ, एक्सपेंसेस में भी एक्चुअल जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, प्लस जो मुझे देना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोनों को कंसिडर करके हम दिखाते हैं। तो एक्रूअल में क्या होता है, आपका वो पीरियड इंपॉर्टेंट है और वहां पे क्या होना चाहिए वो है। सिंगल इसलिए हम लोग उसको डबल एंड, यहाँ पे हम लोग एक्रूअल बेसिस नॉर्मली हम लोग डबल एंट्री फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, वी रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे यहाँ पे हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने में हाउ इट इज टू बी रिकॉर्डेड, वी रिकॉर्ड इन अ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। एट व्हाट वैल्यू इट इज टू बी रिकॉर्डेड, दिस आर फ्यू क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पर जैसे दिया, ये रिकॉर्डिंग के बारे में पूरा बता दिया, व्हाट टू रिकॉर्ड हमने बताया, क्या रिकॉर्ड करना है। व्हाट वैल्यू टू रिकॉर्ड सिर्फ मैंने नहीं बताया है। वैल्यू का मतलब क्या हो गया, किस वैल्यू में आप रिकॉर्ड करोगे। एक होता है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। एक होता है मार्केट, एक सामान हम सपोज मैंने ये तो खरीदा टेबल, एक टेबल खरीदा मैंने 5,000 रुपये में, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 5,000। पर जब मैं इसको अभी मार्केट में बेचने जाऊंगी, मे बी जस्ट एक दिन मैंने यूज किया या एक महीने यूज किया, एक महीने बाद जब हम इसको बेचने जाएंगे ना, तो मुझे इसका 5,000 रुपये नहीं मिलेगा। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस इसकी क्या हो जाएगी, शायद 2,000 या 3,000 मिलेगा। तो यहाँ पे एक हो गया ना, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में एक अंतर आ गया। मैंने कॉस्ट प्राइस कितने में लिया था, कॉस्ट प्राइस वाज 5,000, जस्ट 1 मंथ, इसका 1 मंथ हुआ है, ठीक है। बट जब मैं इसको सेल करने जाऊंगी एक महीने बाद, इसको मुझे मार्केट प्राइस क्या मिलेगा, मे बी 2,000। तो मुझे जो अकाउंटिंग में हिसाब दिखाना, रिकॉर्ड करनी है ना, तो हम लोग नॉर्मली एज अ प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, whichever is lower, the lower one, हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो हमें थोड़ा एक्चुअल फिगर बताएगा ना। तो क्या वैल्यू में आपको रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, whichever is lower, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अनम्यूट करके कृपया करके बोलिए। मैम हेलो। बोलो, हाँ बोलो। मैम वो जो कॉस्ट प्राइस वाला मैथ दिखाया ना, वो एक बार फिर से दिखाना, मेरा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा अच्छा, मैं बता दूँ। देखो, कोई एक जी। सामान जब हम खरीदते हैं, कोई भी सामान मैंने खरीदा, सपोज मैंने एक टेबल खरीदा 5,000 रुपये में, ठीक है, मैंने आज खरीदा। इसके बाद तो आज मैंने खरीदा, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 5,000 रुपये हो गई आज की। बट मैं जस्ट एक महीने बाद जब उसको मार्केट में बेचने जाऊंगी, तो एक महीने बाद जब मैं अपना अकाउंट्स वगैरह एंट्री करूंगी या मेंटेन करूंगी,
तो मैं जब बेचने जाऊंगी तो मुझे उसका 2000 रुपये मिलेगा। 5000 की चीज 5000 तो मिलेगी नहीं जब मैं बेचने जाऊंगी, तो सेकंड हैंड हो गया, तो 2000 या 2500 ऐसे मिलेगा। तो मैंने मार्केट प्राइस लिया। तो अब मैं अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं ना, अपने जो बुक्स मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मुझे क्या फिगर दिखाना पड़ेगा? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आई विल शो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस धीरे धीरे कम हो जाता है कोई सामान, हम लोग जैसे जैसे साल 2 साल 3 साल एक सामान को हम अपने अकाउंटिंग में, हमारा नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, तो बैलेंस शीट में एसेट के साइड में हम लोग एसेट की एंट्री करते हैं। ये साइड एसेट है, बैलेंस शीट होता है, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये मेरा बैलेंस शीट है, ये साइड होती है लायबिलिटी की और ये साइड होता है एसेट का। अब कोई भी एसेट हो, जैसे मैं एक फर्नीचर ले ली, फर्नीचर मैंने खरीदा था 5000 में, उससे हर साल हम लोग क्या करते हैं, एक डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। सपोज डेप्रिसिएशन यहाँ से मेरा हो गया 500 रुपये, तो नेक्स्ट ईयर मेरा जो फर्नीचर का फिगर दिखाएगा एसेट में वो 4500। अगर मैं मान के चल रही हूँ कि मैं अपने जो फर्नीचर है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करूंगी, क्या होता है हर एक चीज का एक डेप्रिशिएशन लगता है। कोई भी जो एसेट है, वो एसेट में एक डेप्रिशिएशन फिगर कैलकुलेट होता है। डेप्रिशिएशन बंगाली में बोलते हैं ना इसको खोए। मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट को, सपोज मैं एक साल का मतलब 2000, सपोज 2010 में मैंने एक सामान खरीदा, तो 2010 में उसकी वैल्यू 5000 थी। तो 2011 में, अब 2011 में इसका फिगर क्या आएगा, 5000 से आप इसमें डेप्रिसिएशन, सपोज मैं 10% ले रही हूँ हर साल, तो माइनस किया मैंने 500 रुपये डेप्रिसिएशन, तो अब 2011 में इसका फिगर कितना हो गया, 4500। मेरी बुक वैल्यू क्या हो गई मेरे फर्नीचर की, 5000 से घट के 4500 हो गया। अब 2012 में इसका बुक वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर हम इसमें 450 रुपया माइनस कर रहे हैं। ये एक सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ। तो ये हो गया 0 और ये 5, ये 0, ये 4, तो ये 4050 हो गया आपका 2012 में फिगर। फिर मैं 2013 में लेती हूँ, तो इसमें फिर से मैं 405 रुपये इसका माइनस कर दी डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से तुम देखोगे कि डेप्रिसिएशन होते होते जो बुक वैल्यू है, ये देखो ये जो है ना बुक वैल्यू चेंज हो जा रही है। बुक वैल्यू मतलब क्या, जो बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का जो एक तो स्टेटमेंट्स वगैरह जो बनाते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो मेंटेन करते हैं ना, सारी चीजों का हिसाब रहता है, सब चीजें हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो वो बुक वैल्यू इसकी घट रही है, घट रही है। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि कैसे, एट व्हाट वैल्यू टू रिकॉर्ड। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज historical cost which refers to the amount paid or payable to acquire the asset or a benefit। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो दाम में खरीदे हैं उस दाम में हम रिकॉर्ड किए, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस, कुछ भी बोल सकते हैं, इस दाम में ही रिकॉर्ड किए हम। इसके बाद डेप्रिसिएशन हो के इसका एक्चुअल ये बुक वैल्यू निकलता है। एक्चुअल वैल्यू हम लोग को दिखाना पड़ता है ना। हाँ। और इसको हम लोग आगे जैसे जैसे सम्स करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। देखो अभी हमने किया रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद होता है क्लासिफाइंग। जैसे हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग में हमने कल ही देखा कि जर्नल, रिकॉर्डिंग करते वक्त वी यूज दी जर्नल। जर्नल मतलब क्या हो गया, जर्नल एक बुक है, बुक कीपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, एक पूरी बुक है जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब सारी चीज हम रिकॉर्ड करते हैं, देन वी हैव टू क्लासिफाई, उसको क्लासिफाई भी करना होता है। तो refers to the rational segregation of the recorded information into related groups so as to make the record useful। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जर्नल में, रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा होता है जर्नल में। जो भी ट्रांजैक्शन कहीं भी सारे दुनिया में कहीं भी होगा उसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब वी आर कीपिंग ऑल द अकाउंट्स इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल के बाद हम लोग क्लासीफाई, ये हो गई आपकी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज रिकॉर्डिंग। अब आ गई क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हम लोग क्या करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट में हम लोग सारे जो जितने भी अकाउंट्स हैं उसको क्लासीफाई करेंगे।
क्लासिफाई मतलब जैसे जर्नल हमने किया, उसके बाद सब जितनी भी एंटिटीज हैं सबका सेपरेट सेपरेट लेजर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। जैसे समराइज करते वक्त हम लोग यहाँ पर पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारा কি বলছো? হ্যাঁ, লেজারটা বলছি। দেখো জার্নালে কি হয়, জার্নালে আমরা সব ট্রানজैक्शंसটা একটা বুকসে রাখছি। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने एक एंट्री लिखी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ये एक एंट्री है, इसको हम लोग जर्नल बोल रहे हैं। ये मैं सपोज मैंने एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में मैंने कैपिटल लगाया, पैसा लगाया, तो क्या हो गया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अब जर्नल का मैं रूल्स बाद में बताऊंगी, बट मैं तुमको जस्ट दिखा रही हूँ, ये एक जर्नल एंट्री है। ऐसे तो एक दिन में हजार हजार जर्नल एंट्री होगी। तो अगर मुझे जानना है कैश का बैलेंस, सपोज आई वांटेड टू नो द एग्जैक्ट कैश पोजीशन। अब क्या यहाँ पे जब हम डेबिट या क्रेडिट दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक डेबिट कॉलम होता है, क्रेडिट कॉलम होता है। सपोज यहाँ पे एक अमाउंट आया 1,00,000 रुपए, यहाँ पे अमाउंट आया 1,00,000 रुपया, इस तरीके से जर्नल होता है। बट अभी मुझे जानना है कैश का हिसाब जानना है, जर्नल से इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हजार हजार ट्रांजैक्शन ऐसे बुक्स में होते जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं होगा निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज का, जैसे यहाँ कैश है, एक टी फॉर्मेट में एक अकाउंट बनता है, जैसे ये हमारा बना कैश अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया कैपिटल अकाउंट, ये हो गया हमारा कैपिटल है। अभी तो सब कुछ सॉफ्टवेयर में बनता है, ईआरपी सॉफ्टवेयर, टैली में भी ये सब है, तो कैपिटल अकाउंट बना। अभी हाथ से कुछ नहीं बनाना होता है, सब कुछ कंप्यूटर में ही होता है, ठीक है। तो ऐसे मेरा सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना, जैसे कैश अकाउंट अलग बना, डेबिट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट अलग बना। तो इससे क्या होगा, मेरा कैश में कितना पैसा आया वो हम लिखें, टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हिसाब लिख के रखा हमने, कैपिटल में बाई कैश अकाउंट, ऐसे। तो इसको ही हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलते भी है। लेजर अकाउंट ना ऐसे बनता है, लेजर अकाउंट में हर एक एंटिटी का जितना भी कुछ, जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, अब जैसे कैश में और भी ट्रांजैक्शन हो सकता है ना, हम लोग इसी लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। कैश में किसी को सैलरी दिया, कैश मुझे कहीं से आया सेल्स करके, तो उसकी एंट्री यहीं पर होगी। ये कैश अकाउंट एक तो बन गया, इस कैश में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो कैश का यहाँ पर आएगा, और बाकी सबका अलग अलग, जैसे कैपिटल का है कैपिटल में, परचेज का होगा तो परचेज में, सबका अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो लेजर अकाउंट इसीलिए बोलते हैं क्लासिफाई करना, कि जर्नल में तो एक मैंने इतना सारा बना दिया एक संग, पर लेजर में हम क्लासिफाई करते हैं, सारे अकाउंट को अलग अलग करते हैं। सारे अकाउंट को अलग अलग करने से मुझे सबका एग्जैक्ट फिगर पता चल जाता है, स्टेटस पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है समराइजिंग। समराइजिंग मतलब अब सारी चीजों को हम लोग को समराइज करना है। समराइज मतलब क्या हो गया, अब हमें हिसाब करना है फाइनल। हिसाब करने के लिए हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, जहां से हमें समझ में आता है कि एक बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, ओके। Summarizing, after recording and classification phase are completed, they are summarized for reporting. These summaries are reported through the financial statement. कल ही मैंने आप लोग को बताया कि financial statement important क्यों है। तो financial statement in order to provide information to the concerned user, जरूरत है ना उन concerned users को information provide करने की, तो हम किस तरीके से वो users को information provide करेंगे, with the help of this financial statements, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के जो नियम है वो हम लोग अकाउंटिंग में सीखते हैं। नाउ द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेकिंग क्रूशियल डिसीजंस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। हमें क्रूशियल डिसीजंस लेना होता है विद लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, every time we know, economics में भी हमने पढ़ा है, resources are limited, and with those limited resources we have to take crucial decisions. Directing and controlling the organization's physical and manual resources, maintaining systematic records and reporting on the protection of resources. देखो बेसिक अकाउंटिंग का मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि अकाउंटिंग का मतलब ही है
व्हाट यू आर अकाउंटेड फॉर। अकाउंटेबिलिटी आपकी किस में है? तो अकाउंटेबिलिटी का जब बात आता है तो नॉर्मल सा बात है कि आपको एक हिसाब रखना है प्रॉपरली। हिसाब हमारा सही होना चाहिए कि मेरे रिसोर्सेस किस तरीके से हमने यूज किया है, क्योंकि उस आप अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, कैसे मेंटेन करोगे? द अकाउंटिंग विल प्रोवाइड यू द प्रॉपर गाइडलाइंस ना। Helping for special functions and control. From the above, we can summarize the primary objectives of accounting as follows: maintenance of records for business transactions or events. Fine. तो मेनली इसमें क्या हो जाता है, आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। उसके बाद आपको पता चलता है बिजनेस, वेदर द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट, डिपिक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो देखो अकाउंटिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, अकाउंटिंग की जरूरत कहाँ का, ये हमें समझ में आ रहा है कि विदाउट अकाउंटिंग हमें तो पता ही नहीं चले ना कि हमारे रिसोर्सेस किस तरीके से यूज हो रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, काम हो रहा है, सेल्स हो रहा है, पैसे लग रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट मुझे हिसाब चाहिए होगा ना। मैं बोल रही हूँ मुझे अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है। मेरे कंपनी में शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए, उनको मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इन्फॉर्मेशन तो मैं दूंगी, फाइनल अकाउंट बनाऊंगी। बट फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, जैसे आप फाइनल एग्जाम देते हो ना, फाइनल एग्जाम देने के लिए तो आप प्रिपरेशन फर्स्ट डे से करनी होती है, पहले से पढ़ाई शुरू करनी होगी ना। Over the years, accounting has undergone a sea change. So has the role of the accountant. ठीक है? Now let us move to the double entry system of financial accounting. अभी मैंने आप लोग को समझाया कि हम लोग के यहाँ पर हम लोग जो फॉलो करते हैं, we follow double entry system of accounting. डबल एंट्री मतलब क्या? हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, राइट? जब मुझे कोई दे रहा है पैसा, तुम सपोज तुम मुझे पैसा दे रही हो, तो तुम मुझे दे रही हो तो मैं भी तो उसके बदले कुछ दे रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि तुमने मुझे फीस ऐसे ही दे दी, या मैंने कोई सामान बेचा तो मुझे कुछ मिला नहीं। देखो हर अकाउंट हम लोग का यहाँ पर क्या होता है, हम लोग दोनों एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं कुछ दूंगी तो उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा, यहाँ गिव एंड टेक का रिलेशन है। तो ये मैंने क्या दिया, गिव एंड टेक दोनों चीज का रिकॉर्डिंग हमको करना है। इन एंड आउट क्या हो रहा है, अगर कुछ आउट हुआ है तो इन भी हुआ है, दोनों का ही हिसाब यहाँ पे रहेगा। देखो इसके लिए हम लोग का जो डबल एंट्री, एक तो जर्नल में ही हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि हम लोग दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आप लेजर में जब देखते हो, लेजर का फॉर्मेट जो है ना इस तरीके का होता है हमारा। सपोज मैं अपना यहाँ का पीएसबी का एक कैश बुक या कैश अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ, ठीक है, और ये मेरे सारे स्टूडेंट्स का, एक स्टूडेंट्स का मैं मेंटेन कर रही हूँ। सपोज ये एक स्टूडेंट का लेजर अकाउंट है, ये कौस्तवी का अकाउंट है, ओके। और सपोज ये है तुम्हारा श्रेया का अकाउंट है। अच्छा मेरी यहाँ पे ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही है, थोड़ा मैनेज कर लेना। ये और एक स्टूडेंट का अकाउंट है, सपोज बापी का अकाउंट है, ओके। तो ये डिफरेंट स्टूडेंट्स का अकाउंट है। ये मेरा डेबिट क्रेडिट, ऐसे यहाँ पे ये डेबिट क्रेडिट। देखो हर अकाउंट हम अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं। अब डबल एंट्री में क्या हो रहा है, देखो सपोज मुझे कैश मिला, कैश किसने दिया मुझे, सपोज कौस्तवी ने मुझे फी दिया, तो मैंने लिखा टू फी फ्रॉम कौस्तवी, वॉट एवर फिगर मैंने लिखा। अब यहाँ पे कौस्तवी के अकाउंट में क्या जाएगा, बाई फी पेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो भी अमाउंट है लिखी, तो देखो दोनों एस्पेक्ट ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। श्रेया का मैं यहाँ पर लिखी हूँ, ये सपोज श्रेया का अकाउंट है, तो उसने भी अपने यहाँ पर दिया बाई फी पेड इन कैश या बाई कैश, जो भी लिखो। तो मैं यहाँ लिखी टू श्रेया फीस, ठीक है। अभी ये बापी का है तो उसका भी मैं वैसे ही लिख रही हूँ। तो देखो दोनों एंट्री कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ और यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री मेरे पास रिकॉर्ड है। अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं एक पीरियड के एंड में। जैसे ये हर महीने में कैश अकाउंट तो हर महीने में हमारे अपडेट होता है, हम लोग डेबिट क्रेडिट बैलेंस करते हैं और निकालते हैं। तो ये जो हम लोग दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं ना, किसने दिया, मेरे पास आया कैश आया, किसने दिया वो भी हमने रिकॉर्ड किया, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना. दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स.